जय श्री राम दोस्तों, मैं यश शर्मा हमारे YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे 1857 की क्रांति की। पिछले वीडियो में बात की, आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो को जाकर देखिए और हमारे चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बात कर रहे थे हम 1857 की क्रांति की। हमने बात कर ली थी कि इसे ही क्रांति क्यों कहा गया और इसके कारण क्या क्या थे। मतलब क्रांति कहने के कारण नहीं, इस क्रांति के पीछे क्या क्या कारण थे, इन सब की हमने बात कर ली थी। अब आज हम बात करेंगे कि क्रांति कैसे आगे बढ़ी, क्या इस क्रांति का स्वरूप रहा, क्या ये क्रांति सफल थी या असफल थी, अगर इसने कुछ सफलताएं हासिल की तो क्या सफलताएं हासिल की, और अगर इसकी कुछ असफलताएं रही तो वो असफलताएं क्या क्या रही, फिर उन असफलताओं के पीछे के क्या क्या कारण थे, उन सब की भी हम चर्चा कर लेंगे। फिर साथ में कुछ चीजें देखिए, जैसे इस क्रांति संबंधित कुछ किताबें लिखी गई हैं, ठीक है, तो उन किताबों के बारे में मैं आपको बता भी दूंगा। साथ में उन सब के लिए मैंने एक पीडीएफ भी बनाई है। उन बुक्स जो फेमस बुक्स हैं, ऐसा नहीं है मैं सभी बुक्स के लिए, जो फेमस बुक्स हैं जिन पे प्रश्न पूछा गया है उन सब के लिए मैंने एक पीडीएफ बनाई है। साथ में इस क्रांति की कहाँ, मतलब कौन से क्रांति के केंद्र थे, कहाँ पर क्या नाम है, इस क्रांति के कौन से नेता थे और किस अधिकारी ने उस क्षेत्र में दमन किया, उसके लिए मैंने आपके लिए एक पीडीएफ बना दी, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं बने। और पीडीएफ में आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक स्थान, उसके प्रारंभ होने की डेट, ठीक है, और वहां का नेता और उसका दमनकर्ता बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। साथ में अब जैसे क्रांति का स्वरूप हम देखेंगे तो जो सर सैयद अहमद खां थे, इन्होंने बताया था कि ये एक सैनिक विद्रोह था। जो इन्होंने एक इनका पेपर आता था अखबार बगावत हिंद, तो उसमें ये लिखा था, ठीक है। उसके अलावा जो डिजरेली थे, डिजरेली ने कहा कि ये तो क्या नाम है, राष्ट्रीय आंदोलन था, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था या राष्ट्रीय संघर्ष था। वीर सावरकर ने भी यही बात कही, ठीक है। और हमारे जो रमेश चंद्र आरसी मजूमदार साहब जो थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ना तो ये राष्ट्रीय विद्रोह था और ना ही ये क्या नाम है, ना तो राष्ट्रीय था, ना ही पहला स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये सब जो उनके स्वरूप निर्धारण किए थे, इन सब के लिए भी मैंने एक बढ़िया पीडीएफ, आपको जो पीडीएफ का लिंक मिलेगा वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करना। आपको बहुत अच्छे से एक एक व्यक्ति ने इसके बारे में क्या क्या कहा है वो सब उस पीडीएफ के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ताकि हम जो ये वीडियो है इसको समराइज कर सके, थोड़ा छोटा बना सके। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 1857 की जो क्रांति है, इसका प्रारंभ और विस्तार। किसकी बात करेंगे अब, प्रारंभ और विस्तार की, ठीक है। अब इसका प्रारंभ कैसे होता है, तो आपको यह पता था कि क्रांति के लिए एक डेट निश्चित की गई थी, 31 मई 1857 की। 31 मई 1857 की तिथि क्रांति के लिए निश्चित की गई थी। प्रश्न पूछा जाता है कि क्रांतिकारियों ने क्रांति के लिए कौन सी तिथि निश्चित की थी, निश्चित की गई थी। लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए कि ये क्रांति इतना लेट हो ही नहीं पाई और ये क्रांति तो उससे पहले ही शुरू हो गई। अब ऐसे क्या हालात आए, तो मैंने आपको बताया था ना कि जो ब्राउन बेस, देखिए पिछले वीडियो में आपको बता दिया था मैंने कि जो ब्राउन बेस बंदूकें थी उनके स्थान पर अब एनफील्ड राइफल का प्रयोग होने लगा था। और एनफील्ड राइफल के जो कारतूस थे उनके बारे में एक अफवाह थी कि इन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। तो अगर उस पर गाय और सुअर की चर्बी होती तो इससे हमारे जो सैनिक थे, भारतीय हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही धर्म भ्रष्ट होने का क्या था, खतरा था। तो इससे उन्होंने क्या किया, एक विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, विद्रोह थोड़ा जल्दी हो गया। अब कब हुआ सबसे पहले विद्रोह, तो 2 फरवरी 1857 को। कब, आपके 2 फरवरी 1857 को जो 19वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसने क्या किया था, विद्रोह किया था। और वो कहां की थी, बहरामपुर की।
2 फरवरी, हिंदी में ही देख लेते हैं हम, 2 फरवरी 1857 को बहरामपुर की जो 19वीं इन्फेंट्री थी, स्थानीय 19वीं पैदल सेना या पैदल टुकड़ी ने विद्रोह किया। पैदल टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। कब कर दिया? आपके 2 फरवरी 1857 को पैदल टुकड़ी ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। उसके बाद आपके 29 मार्च 1857 को जो आपकी बैरकपुर छावनी थी, बैरकपुर छावनी में कौन सी? 34वीं। ये आपको ध्यान रखना है कि जो 2 फरवरी का विद्रोह है वो तो 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने किया, और बैरकपुर में जो विद्रोह हुआ वो कौन सी थी? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। कौन सी थी? 34वीं। ये एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी, तो ऐसे दे देता है आपको 31, 32, 33, 34, तो आपको आंसर क्या करना है? 34। यहां पे दे दिया मान लीजिए 18, 20, 19, 25 कुछ भी, तो 19वीं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। साथ में ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वीं जो रेजिमेंट है, क्या है? इन्फेंट्री कह दीजिए या रेजिमेंट, 34वीं रेजिमेंट का कौन था? मंगल पांडे के, मंगल पांडे ने, मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने किसको? लेफ्टिनेंट बाघ को। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेफ्टिनेंट बाघ, ये भी ध्यान रखना है आपका। बाघ और सार्जेंट ह्यूमन, वह सार्जेंट ह्यूमन की क्या कर दी? हत्या कर दी। की हत्या कर दी। हत्या कर दी। मतलब मंगल पांडे ने क्या किया? इन दोनों की हत्या कर दी, लेफ्टिनेंट बाघ और सार्जेंट ह्यूमन की। इनके बारे में भी पूछा जाता है कि किन अंग्रेज अधिकारियों को मंगल पांडे ने मारा था। ठीक है, अब 8 अप्रैल को मंगल पांडे को क्या हुई? फांसी हुई। मंगल पांडे को फांसी हो गई 8 अप्रैल। ठीक है, और 21 अप्रैल को ये जो इनकी टुकड़ी थी ना, 34वीं रेजिमेंट, इसका जो चीफ था, टुकड़ी के प्रमुख, टुकड़ी के प्रमुख क्या नाम था? ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद, इनको भी क्या हुआ? फांसी दे दी। को भी फांसी दे दी। किसने दे दी? आपके अंग्रेजों ने दे दी। मतलब 29 मार्च को मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाघ और सार्जेंट ह्यूमन की हत्या कर दी। कहां कर दी? बैरकपुर छावनी में। कहां कर दी? आपके बैरकपुर छावनी में। और किसने करी? मंगल पांडे ने। अब क्या है कि किस किस को मारा? लेफ्टिनेंट बाघ, सार्जेंट ह्यूमन को। फिर मंगल पांडे को फांसी कब मिली? 8 अप्रैल को। और 21 अप्रैल को किसको मिली? इसी टुकड़ी के प्रमुख ईश्वरी प्रसाद को। देखिए, इनके बारे में प्रश्न भी पूछे नहीं गए हैं, लेकिन प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। क्यों? क्योंकि देखिए, मंगल पांडे और मंगल पांडे के बारे में सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब एक नया प्रश्न जो बनेगा वो यही बनेगा कि मंगल पांडे की जो टुकड़ी थी 34वीं रेजिमेंट, उसका चीफ, उसका प्रमुख कौन था, और कौन था और उसको कब फांसी दी गई थी। ये 2 प्रश्न इसमें बन सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका प्रारंभ। अब इसका प्रारंभ होने के बाद क्या होता है कि विद्रोह आगे बढ़ता है।
क्या होता है, विद्रोह आगे बढ़ेगा। अब विद्रोह आगे बढ़ेगा तो विद्रोह कैसे आगे बढ़ेगा, मतलब यहां पर तो ये कहानी हो गई आपके बैरकपुर में। अब बैरकपुर की इस कहानी को आगे कौन बढ़ाएगा, तो आगे बढ़ाएगा इसका विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से। अब हम देखते हैं कि विद्रोह शुरू तो हो गया, अब इसके केंद्र क्या हैं। विद्रोह के प्रमुख केंद्र, ठीक है। अब विद्रोह के प्रमुख केंद्र हम देखते हैं तो सबसे पहला जो केंद्र हम पढ़ेंगे ना दोस्तों, वो है आपका मेरठ। क्योंकि जो मेरठ छावनी थी ना, वो अंग्रेजों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण छावनी थी और वहां पे काफी सारे शस्त्र वगैरह रखे रहते थे। और दूसरा देखिए, इस छावनी में विद्रोह बड़े स्तर पे होने का कारण यह था कि मेरठ जो है वो दिल्ली के सबसे ज्यादा करीब है। मेरठ क्या है, दिल्ली के सबसे ज्यादा करीब है। और दिल्ली में उस समय कौन बैठता था, दिल्ली में उस समय भारत का सम्राट था। दिल्ली में कौन था, भारत का सम्राट था। और सम्राट का नाम क्या था, मैंने बताया था ना आपको, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। वो जफर नाम से क्या करता था, कविताएं लिखा करता था, इसलिए उसका नाम क्या था, बहादुर शाह जफर। तो क्या होता है आपके, अब ये होंगी कुछ क्रांति की घटनाएं। तो 10 मई 1857, कब, 10 मई 1857 को जो मेरठ की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री ने क्या किया कि सैनिकों ने नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने बख्त खान के नेतृत्व में विद्रोह किया। बख्त खान के नेतृत्व में क्या किया, विद्रोह कर दिया। विद्रोह किया और विद्रोह करने के बाद छावनी के, कौन सी छावनी है, जो मेरठ छावनी है, इसके जो उच्च अधिकारी थे उनको क्या कर दिया, मार दिया। छावनी के उच्च अधिकारियों को मार दिया। को मार दिया। वह जो और इनके साथी थे, वह साथियों को क्या किया, छुड़ा लिया। साथियों को छुड़ा लिया, ठीक है। और मेरठ पर इन्होंने क्या किया, साथियों को छुड़ा लिया, वह शस्त्रागार पर अधिकार किया। शस्त्रागार पर अधिकार किया, अधिकार किया। अब शस्त्रागार पर अधिकार करने के बाद क्या किया इन्होंने, दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह दिल्ली की ओर कूच किया। मतलब 10 में 1857 को 20वीं जो नेटिव इन्फेंट्री है, इसके सैनिकों ने पहले तो बख्त खां, तो आप ये देखेंगे जब मैं पीडीएफ आपको दूंगा तो वहां पे देखिए यहीं पे सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन पीडीएफ में आपको एक एक जगह के बारे में पता चलेगा कि मेरठ में कौन है, बख्त खां, और बख्त खां के नेतृत्व में क्या हुआ, विद्रोह हुआ, ठीक है। फिर छावनी के उच्च अधिकारियों को मार दिया और साथियों को छुड़ा लिया, वे शस्त्रागार पर अधिकार कर लिया। बाद में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मेरठ के बाद ये कहां कूच कर गए, दिल्ली कूच कर गए। लीजिए स्क्रीनशॉट एक। अब मेरठ के बाद हम बात करेंगे दिल्ली की, वह दिल्ली में क्या हुआ, तो क्या हुआ कि ये 10 तारीख को इन्होंने कूच किया और पहुंच गए आप 11 तारीख को। अब 11 तारीख को दिल्ली पहुंच करके क्या होता है, ये लोग किसके पीछे, लाल किले के बाहर जाके खड़े हो गए थे। जो भी एक क्रांतिकारी थे सब लाल किले के बाहर जा खड़े हो गए, काफी सारी संख्या में सैनिक वहां इकट्ठे हुए। तो क्या हुआ, जो बहादुर शाह जफर थे उनके जो सेनापति थे उनको बाहर भेजा गया और बोला कि ये देख के आइए आप ये क्या हो रहा है। तो वो बाहर गए, बोले कि ऐसे ऐसे मेरठ छावनी से कुछ सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद करके और यहाँ गए हैं, और अब कहते हैं कि हमें तो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में क्या करना है, क्रांति करनी है। तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि ठीक है आइए आप, मैं आपको नेतृत्व
प्रदान करूंगा। देखिए बहादुर शाह जफर क्या था, एक बुजुर्ग व्यक्ति था, लेकिन अगर आप एक 85-86 साल के बुजुर्ग व्यक्ति से नेतृत्व चाहते हो तो उसको ये तो पता है कि मेरा अंत समय तो वैसे भी निकट है, क्या पता कि मैं कुछ बेहतर कर जाऊं, तो उसने विद्रोह को अपना नेतृत्व देने के लिए हामी भर दी। और हामी भरने के बाद क्या होता है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में विद्रोह शुरू भी हो जाता है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में विद्रोह शुरू भी हो जाता है। अब ये विद्रोह जब शुरू हो गया ना, कब, आपके 12 मई से विद्रोह शुरू हो जाता है, तो हम देखते हैं कि विद्रोह की जो असफलता होती है उसका भी एक यही कारण होता है कि इसको नेतृत्व भी जो मिला ना, तो वो किसका मिला, एक बुजुर्ग व्यक्ति या असफल व्यक्ति का, जिसने अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं लड़ा, वो यहां पे नेतृत्व कर रहा है। तो कैसा नेतृत्व करेगा ये आप सब समझ सकते हैं। तो विद्रोह के प्रमुख केंद्र, और केंद्रों में दूसरे नंबर पे क्या है आपका, दिल्ली। अब क्या होता है आपके कि दिल्ली कौन चले गए, आपके क्रांतिकारी चले गए। 11 मई को, मतलब 11 मई 1857, 11 मई 1857 को क्रांतिकारी कहां पहुंच गए, दिल्ली। क्रांतिकारी कहां पहुंच गए थे आपके, दिल्ली पहुंच गए थे। आप इनको विद्रोही, क्रांतिकारी कुछ भी कह सकते हैं, दिल्ली पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार कर बहादुर शाह जफर को, किसको, वही आपके बताया था ना मैंने अभी आपको, बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट ही घोषित कर दिया। क्रांतिकारियों ने किया है, अंग्रेजों ने नहीं किया। हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है, और इसके नाम पर क्या कर दिया, और बहादुर शाह को विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। विद्रोह का नेता घोषित किया। किसको नेता घोषित कर दिया, आपके बहादुर शाह जफर को। ठीक है, 11 मई 1857 को क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पर अधिकार कर बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। देखिए मेरठ और दिल्ली, मतलब मेरठ से निकलने के बाद और दिल्ली पहुंचने से पहले क्रांतिकारियों ने एक नारा दिया था। क्या नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, मारो फिरंगी, ये इनका नारा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। आपसे पूछा जाए कि ये नारा किसने दिया, तो ये मेरठ छावनी के सैनिकों ने दिया। आपसे पूछा जाए ये नारा किससे संबंधित है, 1857 की क्रांति से संबंधित है। ठीक है, और जैसे यूपीपीसीएस टाइप के एग्जाम होते हैं तो उसमें पूछा भी जाता है कि किस समय दिया था ये नारा, तो नारा किस समय दिया था, मेरठ से दिल्ली कूच के समय दिया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम दिल्ली के बाद अवध की, क्योंकि वो भी तो एक मुख्य केंद्र था ना। दिल्ली के बाद बात कर लेते हैं आपके अवध की। वैसे तो झांसी में भी विद्रोह होगा, लेकिन झांसी एक मुख्य केंद्र इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि महारानी जो थी लक्ष्मीबाई, वो स्वयं भी झांसी में ना रह करके कहां चली गई थी, ग्वालियर की तरफ चली गई थी, और वहीं से उन्होंने क्या है, विद्रोह का झंडा बुलंद करके रखा, और अंत में ह्यूरोज ने उन्हें मार दिया। और ह्यूरोज ने खुद ने एक स्टेटमेंट दिया था कि क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द कौन थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जैसे आपने वो पहले एक कविता भी सुनी होगी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी उसको क्या कहा गया है, झांसी की रानी को मर्दानी कहा गया है, मर्द कहा गया है औरत की बजाय। अवध,
अब अवध में कौन है? अवध में आपकी बेगम हजरत महल है। कौन है? बेगम हजरत महल है। तो इन्होंने क्या किया था, जो अवध के नवाब की मृत्यु हुई, सॉरी 1856 में जब अवध को कुशासन के आधार पर मिला लिया ना, तो उसके बाद जो बेगम हजरत महल का पुत्र है बिजरिस कादिर, उसको नवाब मानने से इनकार कर दिया था। तो अवध में क्या हुआ? विद्रोह का सूत्रपात लखनऊ से हुआ। पहले जो अवध था, आज का एक तरीके से आप यूपी समझ लीजिए। विद्रोह का सूत्रपात यानी अवध में विद्रोह कहां से शुरू हुआ? लखनऊ से। लखनऊ से हुआ, ठीक है। और किसने किया? बेगम हजरत महल द्वारा। बेगम हजरत महल द्वारा। महल द्वारा। अब जो बेगम हजरत महल है ना, इनको क्या कहा जाता है? महक परी। क्या कहा जाता है? महक परी। और रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहा जाता है? महल परी। तो बेगम हजरत महल द्वारा किया गया। 4 जून 1857 को, 4 जून 1857 को क्या हुआ? इस बेगम हजरत महल ने, बेगम ने, समझ रहे हैं ना, ये वाली बेगम, बेगम ने अपने अल्पवयस्क पुत्र, अल्पवयस्क पुत्र, और पुत्र का नाम क्या है? बिजरिस कादिर। अपने अल्पवयस्क पुत्र बिजरिस कादिर को नवाब घोषित किया। नवाब घोषित किया, ठीक है। अब अपने पुत्र बिजरिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया और विद्रोहियों ने लखनऊ रेजिडेंसी पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। भाई विद्रोहियों का भी तो हौसला बढ़ गया ना इससे। तो विद्रोहियों ने लखनऊ रेजिडेंसी पर कब्जा किया। लखनऊ रेजिडेंसी पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और वहां के चीफ कमिश्नर, कहां के चीफ कमिश्नर? लखनऊ के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस को क्या कर दिया? मार दिया। हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी। तो ये बात हो गई आपके लखनऊ की, सॉरी अवध की, ठीक है। अब आप देखेंगे कि क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव है, क्रांति का सर्वाधिक जो प्रभाव है वो भी कहां था? अवध में। क्यों था? क्योंकि अवध के सैनिक, ब्रिटिश सेना में सबसे ज्यादा जो सैनिक थे वो अवध के थे। और जो अवध के सैनिक थे ना, वो क्या करते थे? वो मतलब नवाब को बहुत ज्यादा सम्मान देते थे। जब उनके नवाब के साथ कुछ गलत हुआ तो उनको क्या लगा? बहुत ज्यादा बुरा लगा। तो ये बात किसकी हो गई? अवध की। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अवध के जो सैनिक भी थे ना, वो तो थे ही, साथ में इसके जो तालुकेदार थे, जागीरदार, जमींदार थे, उन्होंने भी क्या किया था? इस विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई थी। क्योंकि कुशासन के आधार पर जब अवध को छीना तो जमींदारों की जमींदारी भी इन्होंने छीन ली ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं अब जागीरदार, किसान, ये सब क्या थे? अवध के इसमें शामिल थे। सैनिकों के साथ तालुकेदार, ठीक है, जागीरदार, जनता, जनता ने भी क्या किया? सक्रिय भूमिका निभाई, सक्रिय सहयोग। क्योंकि अवध के लोग क्या थे? अपने नवाब से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। अब इसी समय क्या होता है? कानपुर जो है, अवध में क्या है? कानपुर।
तो कानपुर जो है, कानपुर में एक सती चोरा घाट की एक घटना होती है। तो कानपुर के समीप सती चोरा घाट की घटना, सती चोरा घाट की घटना, और इस घटना का संबंध किससे है? सती चोरा घाट की यह घटना है। इस घटना का संबंध किससे है? इस घटना का संबंध है नाना साहब से। देखिए आपके सामने ये प्रश्न आ सकता है कि ये जो सती चोरा घाट की जो घटना है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है नाना साहब से। घटना के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये एक ऐसी घटना थी, नाना साहब ने इस स्थान के जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको अपनी सुरक्षा में क्या किया था? बाहर जाने का वचन दे दिया था, लेकिन वो इस वचन को पूरा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि रात को ही जो विद्रोही थे इन्होंने इन अंग्रेजों को मार दिया। तो ये जो घटना है ये नाना साहब के जीवन पर एक कलंक के समान है। तो अब नेक्स्ट आपके तात्या टोपे। जो तात्या टोपे हैं उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ही क्रांति के लिए सर्वाधिक समन्वय और सहयोग की क्या की थी? कोशिश की। तात्या टोपे सर्वाधिक समन्वय व सहयोग की कोशिश करते रहे, परंतु उन्हें क्या है? सफलता नहीं मिली। क्योंकि तात्या टोपे ही कहाँ आए थे? अपने राजस्थान भी वही आए थे। अभी जब मैं आपको एक बार राजस्थान का इतिहास पढ़ाऊंगा उसमें हम, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में 1857 क्रांति में तात्या टोपे के अलावा एक ठाकुर कुशाल सिंह बचिए, दो ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। तो अगर यहाँ पे पढ़ लेंगे तो फिर 1857 क्रांति राजस्थान में क्या पढ़ेंगे? तो वहां पर अपन बात करेंगे। परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। क्या नहीं मिली? सफलता नहीं मिली। फिर ये कहाँ चले गए थे? ग्वालियर ये भी गए थे। झांसी की रानी जहाँ थी वहाँ ये भी गए थे। ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो बात है वो है आपके जमींदार कुंवर सिंह। तो क्रांति में, जगदीशपुर के थे ना, क्रांति में सफलतम नेतृत्व, सबसे बढ़िया तरीके से जो नेतृत्व था वो किसका था? सफलतम नेतृत्व। क्योंकि झांसी की रानी ने झांसी में नेतृत्व किया, झांसी से फिर वो कहाँ गई? ग्वालियर आकर के उसने लड़ाई लड़ी और ह्यूरोज ने क्या किया? झांसी की रानी की हत्या कर दी युद्ध के समय। तो क्रांति में सफलतम नेतृत्व किसका था? जमींदार कुंवर सिंह का। जमींदार कुंवर सिंह का। ये क्रांति का क्या हो गया? सफलतम नेतृत्व हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपके? जो नाना साहब, ये पूछा गया है स्कूल लेक्चरर के पेपर में, प्रश्न भी पूछा गया था कि नाना साहब व बेगम हजरत महल कहां भाग गए थे? बेगम हजरत महल क्रांति असफल होने के कारण, क्रांति असफल होने के कारण कहां भाग गए थे? नेपाल भाग गए। ठीक है। और यह क्वेश्चन कब आया था? आपके स्कूल लेक्चरर 2013 में। स्कूल लेक्चरर 2013 में। ठीक है। हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो पेपर होता है ना, उसका क्वेश्चन था ये, हिस्ट्री का। ठीक है। ये बात हो गई आपकी किसकी? इन क्रांति की कुछ बातें कर रहे हैं हम अवध के बाद भी। ठीक है, नाना साहब वगैरह की। अब आगे बात करते हैं हम कि क्या हुआ था। हडसन नाम का एक अधिकारी था ना, कर्नल हडसन। तो हडसन ने क्या किया था? 1857 को बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया था। कर्नल हडसन ने सितंबर 1857
सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह जफर को दो पुत्रों सहित, दो पुत्र और एक पोता जो उसके थे उनके साथ क्या है, बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से, हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया, गिरफ्तार किया। ठीक है, उसके जो दो पुत्र हैं, दोनों पुत्र मिर्जा मुगल, पुत्र का नाम क्या है, मिर्जा मुगल, और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, और तथा एक पोता, क्या है, एक पोता, एक पोता कौन है, मिर्जा मुगल व मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, और एक पोता कौन है, मिर्जा अबू बकर, मिर्जा अबू बकर, मिर्जा अबू बकर। इन तीनों को क्या कर दी, गोली मार दी, को गोली मार दी, तीनों को ही मार दी उसने गोली, इन सबको क्या करी, गोली मार दी। बहादुर शाह को रंगून निर्वासित कर दिया, बहादुर शाह को कहां निर्वासित कर दिया, रंगून निर्वासित कर दिया, कर दिया। और 1862 में रंगून में बहादुर शाह की क्या हुई, मृत्यु हुई। मृत्यु, ठीक है। और जो मैंने अभी आपको एक स्टेटमेंट बताया था ना इसके बारे में, वो है ह्यूरोज का स्टेटमेंट। ह्यूरोज ने कहां पे क्रांति का दमन किया था, झांसी में। तो इसने बोला लक्ष्मीबाई जो है वो क्रांति में एकमात्र क्या है, मर्द। लक्ष्मीबाई क्रांति में एकमात्र मर्द थी। ये आपके किसने बोला, ये बोला आपके ह्यूरोज ने। अब बात करेंगे हम इसकी असफलता के कारणों की। अब है इसकी असफलता के कारण कि भाई क्रांति असफल तो रही, पर क्यों रही, तो असफलता के कुछ कारण। अब देखिए दोस्तों, इसकी जो असफलता का कारण था ना, एक सबसे पहला तो यही था कि ये सीमित क्षेत्र में थी, सीमित क्षेत्र में फैलाव। देखिए क्रांति जो थी वो केवल और केवल बंगाल और आपके बिहार, यूपी इन एरिया में ही फैली हुई थी और एमपी में, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है, ना तो ये पंजाब में थी, ना जम्मू कश्मीर साइड में, ना आपके राजस्थान में जो देशी रियासतें थी वहां थी, ना अगर आप नीचे की ओर उतर के देखें तो इसका क्षेत्र दक्षिण भारत में भी नहीं था। क्रांति का जो क्षेत्र है वो दक्षिण भारत में भी नहीं था। तो ये थी कहाँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कुछ स्टेट्स, हाँ ठीक है, एक वो जो नाना साहब की गद्दी छीनी गई थी पेशवा की, इसलिए थोड़ा बहुत प्रभाव इसका पूना और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी था, लेकिन इतना नहीं था। केवल मेनली जो इसका प्रभाव था वो आपके बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में और आपके एमपी में, यूपी में, इन क्षेत्रों में ही था। बाकी दक्षिण भारत छोड़ दीजिए, उत्तर भारत छोड़ दीजिए, यहां पर इस क्रांति का प्रभाव ना के बराबर था, ठीक है। दूसरा था कि इसमें क्या है, सीमित वर्ग की भागीदारी रही, सीमित वर्ग की भागीदारी,
क्योंकि इस क्रांति में क्या है, भाग किसने लिया है, भाग लिया है इस क्रांति में सैनिकों ने। क्यों, सैनिक परेशान थे। उसके अलावा जो 2-4 जगह थी, झांसी हुई, आपके अवध हुआ, बंगाल हुआ, यहाँ के नवाब वगैरह जो थे, इन्होंने इसमें भाग लिया, बहादुर शाह जफर ने भाग लिया। बाकी और जो रियासतें थी उनके क्या है, राजा महाराजाओं ने इसमें भाग नहीं लिया। साथ में जो हमारे देश का एक मध्यम शिक्षित वर्ग होता है उसने भी इस क्रांति में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट था आपका सीमित वर्ग की भागीदारी, साथ में महिलाओं की भी इस क्रांति में कोई खास भागीदारी नहीं देखी जाती है। नेक्स्ट आपका क्रांतिकारियों का नेतृत्व कमजोर होना। क्रांतिकारियों का नेतृत्व व योजना व अभाव। क्रांतिकारियों में नेतृत्व व योजना का अभाव, योजना का अभाव। मतलब हमने देखा कि क्रांतिकारियों में एक तो नेतृत्व का अभाव था। अब आप कहेंगे कि नेतृत्व तो बहादुर शाह दे रहा था। बहादुर शाह का नेतृत्व देने का मतलब ही क्या है कि अभाव था। एक अगर आप 85-86 उम्र के व्यक्ति को, शायद 76 साल का था उस समय बहादुर शाह, अगर आप एक 76 साल के व्यक्ति को क्या कहेंगे, आप हमारा नेतृत्व कर लीजिए, मतलब आपके पास एक चेहरा नहीं है, आपके पास एक बेहतरीन नेतृत्व करने वाला चेहरा नहीं है। दूसरा योजना का अभाव। योजना बनाते हैं 31 तारीख से शुरू करने की क्रांति, और क्रांति फरवरी अप्रैल के माह में ही शुरू हो जाती है। पहले फरवरी में हुई, फिर अप्रैल में 29 मार्च को मंगल पाने से शुरू कर दी, और लास्ट में 10 मई को तो क्रांति पूर्णतः शुरू हो ही गई थी। ठीक है। इसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट कारण है वो क्या है कि कंपनी की जो सेना थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, कंपनी की सेना में क्या है, योग्य कमांडर, योग्य कमांडर, एवं इन्होंने क्या किया, योजनाबद्ध कार्य किया, योजनाबद्ध कार्य। देखिए जो यहां पे नेगेटिव है वही यहां पे पॉजिटिव है। इन्होंने नेतृत्व और योजना का अभाव था, इनमें क्या है, योग्य कमांडर और योजनाबद्ध रूप से कार्य किया। योग्य कमांडर कैसे कि इनका जो ह्यूरोस था, हडसन था, कैम्पबेल था, ये काफी अच्छे और योग्य कमांडर, जब तो इन्होंने क्या है, क्रांति का दमन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि योजनाबद्ध रूप से कार्य, इन्होंने क्रांति को फैली तो उसको तरीके से दबाया। ऐसे नहीं है कि एकदम से जाकर के लड़ने बैठ गए, इन्होंने पहले योजना बनाई, योजना के अनुसार ही क्रांतिकारियों से युद्ध किया था। किसने किया था, आपके अंग्रेजों ने। ये तो हो गए इसकी असफलता के कारण। अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो होगा जो इसके क्या है, प्रभाव क्या रहे, मतलब इससे क्या है, कुछ परिणाम भी तो निकले ना 1857 की क्रांति के परिणाम, तो वो अब हम देख लेंगे आराम से। 1857 क्रांति से क्या क्या हुआ वो अब हम देख लेते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट चीज इस टाइम थी ना दोस्तों, वो ये थी, मैंने आपको बताया था ना कि रियासतों के राजाओं ने तो इसमें भाग ही नहीं लिया था। ठीक है, तो उनके लिए जो इस समय वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग, सॉरी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, तो कैनिंग का क्या है, एक बयान आया। कैनिंग ने क्या बयान दिया कि इन शासकों ने क्या काम किया, तूफान में तंगरोध का काम किया। किसका काम किया, तूफान में तंगरोध का। तो इसने कहा कि राजपूताना के शासक, राजपूताना के शासक, ठीक है, उसके अलावा सिंधिया और होलकर, ग्वालियर के सिंधिया थे, ठीक है, इंदौर के होलकर, सिंधिया व होलकर ने तूफान में तंगरोध का काम किया। ने तूफान मतलब क्रांति के विरुद्ध तंगरोध का काम किया, तंगरोध का कार्य किया, और तंगरोध का कार्य किया। और तंगरोध के कार्य के बाद इसने कहा कि अगर ये ऐसा ना करते तो मुझे अपना बोरिया बिस्तर उठाना पड़ता। अगर ये ऐसा नहीं करते तो हमें अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ता। बोरिया बिस्तर
समेटना पड़ता, समेटना पड़ता। तो ये लॉर्ड कैनिंग का एक स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पूछे भी गए हैं। ठीक है, ये आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर जैसे एग्जाम में स्टेटमेंट पूछा जा चुका है कि ये वाला स्टेटमेंट किसका है, या फिर इसमें लिख दिया कि कैनिंग ने ये कहा कि सिंधिया होलकर एक दो का और नाम ले दिया, तो ये सही है या गलत है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। अब आप इसको देख लीजिए एक बार, फिर हम बात कर लेते हैं इसकी जो क्रांति के परिणाम क्या हुए। अब इंपॉर्टेंट चीज की हम बात करेंगे कि इस क्रांति के परिणाम क्या क्या थे। तो क्रांति के परिणाम तो यही थे कि सबसे पहले तो इसने ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत कर दिया। परिणाम क्या था इसका? कंपनी के शासन का पतन, कंपनी के शासन का अंत। और कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? 1858 के अधिनियम में। 1858 के अधिनियम में क्या हुआ? 1858 के अधिनियम के अनुसार क्या किया गया? एक तो ब्रिटिश सम्राट के तहत भारत का क्या हुआ? प्रशासन चलना था, और दूसरा एक भारत सचिव के पद का निर्माण किया गया, जिसकी एक 15 सदस्यीय परिषद भी थी। तो इसमें जो भारत सचिव जो था, तो प्रथम भारत सचिव, देखिए उस समय महारानी तो विक्टोरिया थी, अगर आपको नहीं पता है तो आप ये लिख लीजिए, महारानी कौन है? विक्टोरिया। नहीं पता है तो ही लिखें, बाकी शायद सबको पता है ये। और प्रथम भारत सचिव कौन था आपके? चार्ल्स वुड। ये लिख लीजिए, ये पूछा जाता है, चार्ल्स वुड। ठीक है, और ये 1858 का जो अधिनियम था ना, घोषणा थी, इसको कैनिंग ने कहां पढ़ा था? तो इस घोषणा को, यह भी पूछा गया है, कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा था। इलाहाबाद जो आजकल क्या है? प्रयागराज में पढ़ा था। ठीक है, इस 1858 के अधिनियम की कि भाई अब ये क्या होगा? भारत का शासन महारानी के अंडर होगा। और दूसरी बात क्या थी कि इसमें एक भारत सचिव की नियुक्ति की गई जो चार्ल्स वुड होगा, और इस घोषणा को कहां पढ़ा? इलाहाबाद में पढ़ा। इसके अलावा जो था वो क्या किया अंग्रेजों ने? सेना का पुनर्गठन। और सेना का पुनर्गठन किसके सिफारिश पे किया? पील कमीशन की सिफारिश पे। पील कमीशन की सिफारिश पर। ठीक है, और देखिए ये जो प्रश्न थे ना आपके, ये वही 2013 के फर्स्ट ग्रेड में आया था। फर्स्ट ग्रेड 2013 राजस्थान में। ठीक है, इसके अलावा सेना का पुनर्गठन, पील कमीशन, इसमें क्या किया? यूरोपीय सैनिकों की संख्या देखिए बढ़ा दी। कितनी? 40,000 से बढ़ाकर कितनी की? 65,000। और भारतीयों की संख्या, भारतीय सैनिकों कितनी कर दी? 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी। ठीक है, मतलब यूरोपीय सैनिकों की संख्या 40,000 से बढ़ाकर 65,000 और भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 40,000 कर दी। इसके अलावा भारतीय जो देसी रियासतें थी, उनके राजा थे, उनके प्रतिनीतियों में परिवर्तन। भारतीय नरेशों के प्रतिनीतियों में परिवर्तन।
ठीक है। और ये परिवर्तन क्या लाए, इन्होंने कह दिया कि अब हम किसी भी भारतीय राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं करेंगे, हड़पेंगे नहीं, किसी भी प्रकार से उसको ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ठीक है। और क्या था, इन्होंने आर्थिक शोषण का प्रारंभ कर दिया। यहां से इन्होंने क्या किया, आर्थिक शोषण का प्रारंभ। अब अंग्रेजों की नीति क्या हो गई थी भारत के प्रति कि अब हम सिर्फ और सिर्फ आर्थिक शोषण करेंगे, भारत का फूट डाल करके राज करेंगे भारतीय राजाओं पर, ठीक है। आर्थिक शोषण का मतलब अब ये धन भारत से बाहर ले जा रहे हैं। और तभी तो आपको मैंने बताया था जब आर्थिक नीतियां पढ़ाया था कि 1867 में ही दादा भाई नौरोजी, कौन, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने क्या दे दिया, धन के निष्कासन का सिद्धांत दे दिया। कौन सा दे दिया, धन के निष्कासन का सिद्धांत, ठीक है। तो क्रांति के ये कुछ परिणाम थे। अब बात करेंगे हम इस क्रांति का स्वरूप भी तो निर्धारण किया है ना, बाकी मैंने आपको पीडीएफ दे दी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट 2-3 लोग हैं उनके बारे में मैं बात कर लूंगा आपसे। अब जो एक क्रांति है, इस क्रांति का कई लोगों ने क्या है, स्वरूप भी निर्धारण किया है। और सबसे पहले जो स्वरूप निर्धारण किया था वो किसने किया था, वो किया था आपके सर सैयद अहमद खान ने। देखिए सारी जानकारी आपके पास पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगी, कोई भी एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसने स्वरूप निर्धारण किया और मैंने उसे छोड़ा हो। लेकिन वीडियो का जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा नहीं हो जाए, इसलिए हम ध्यान में रखते हुए इतनी बात करेंगे। तो स्वरूप, अब स्वरूप जो है सबसे पहले किसने निर्धारण किया, तो वो किया सर सैयद अहमद खान ने। और सर सैयद अहमद खां के साथ कुछ लोग और थे, जैसे मोइनुद्दीन हुआ, दुर्गादास बंदोपाध्याय हुआ, ये आपको सब पीडीएफ में दिख जाएंगे, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान ने क्या किया, सर सैयद अहमद खान ने इसको सैनिक विद्रोह कहा, सैनिक विद्रोह, ठीक है। सैनिक विद्रोह का किसमें कहा इन्होंने, इनका एक अखबार आता है अखबार बगावत हिंद, अखबार ए बगावत ए हिंद में, किसमें बोला ये बात, अखबार बगावत हिंद में। इसके अलावा वीडी सावरकर साहब, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। इन्होंने क्या बोला इसको, इन्होंने कहा प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। ये इसी नाम से इन्होंने क्या एक पुस्तक भी लिखी है, ठीक है। फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार ऑफ इंडिया, क्या लिखा है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार ऑफ इंडिया, या यही देख लीजिए भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, यही पुस्तक है इनकी, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक लिखी इन्होंने, किसने, आपके सावरकर साहब ने। अब एक जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिसने इसका स्वरूप निर्धारण किया था वो था डिज़रेली। और ये डिज़रेली कौन है, ये है एक ब्रिटिश नेता व पीएम, ब्रिटेन के नेता भी थे और पीएम भी थे डिज़रेली। डिज़रेली ने क्या कहा कि एक राष्ट्रीय विद्रोह, क्या बोला इसको, राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। और पहले विदेशी थे, पहले विदेशी व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा,
ठीक है दोस्तों, तो ये बात कर ली हमने 1857 क्रांति की। इसका स्वरूप सर सैयद अहमद खान ने सैनिक विद्रोह अखबार बगावते हिंद में बोला। विनायक दामोदर सावरकर ने तो ये पुस्तक ही लिखी, उसी के हिसाब से उन्होंने कहा कि ये प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। और डिज़रेली जो ब्रिटिश नेता और पीएम थे, इन्होंने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा। और डिज़रेली ऐसे पहले विदेशी व्यक्ति थे जिन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो इसमें फैक्चुअल बातें हैं वो मैंने सारी आपको पीडीएफ के माध्यम से बता दी हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना और हमारे चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों कोशिश कर रहे हैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते रहें, ठीक है। और बाकी जो फैक्चुअल चीजें होती हैं कुछ मैं यहां बताता हूं, कुछ आपको पीडीएफ के माध्यम से अवेलेबल करवा देता हूं। घर पे रहें दोस्तों, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचे रहें। जय हिंद।